हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों आज की फ़िल्म रेड सोरगम। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि ये कहानी जितनी खूबसूरत है, उसे उतने ही खूबसूरत शब्दों में बयाँ किया जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ग्रामीण चाइना के एक छोटे से गाँव से शुरू हुई। हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम जिंग है, जिसकी अभी-अभी शादी हुई है। एक पहाड़ी रास्ते से होकर उसकी डोली जा रही थी। डोली उठाने वाले कुछ मजदूर लगे हैं और पीछे कुछ गाने बजाने वाले। जिंग बहुत ही गरीब घर से है। माँ बचपन में ही गुजर गई। सिर्फ पिता के ही साए में पली बड़ी। वो जवान है और बेहद खूबसूरत भी। ऐसी खूबसूरती जो किसी भी पुरुष को अपना कायल बना दे। सजी धजी डोली में सवार होकर अपने पति के घर की तरफ बढ़ रही है, पर चेहरे का दुख साफ व्यक्त कर रहा है कि काश डोली से पहले ही उसकी अर्थी उठ गई होती। पति खानदानी अमीर है, एक शराब खाना चलाता है। ये सभी मजदूर उसी के शराब खाने में काम करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, क्योंकि कोई भी स्त्री ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका होने वाला पति उससे 5 गुना ज़्यादा उम्र का हो और वो एक कुष्ठ रोगी हो। पिता ने एक बार को उसकी मर्जी भी नहीं पूछी कि आखिर वो राजी भी है या नहीं। मन पर एक बोझ सा लगने लगा। सोच लिया था अगर किसी तरह वहाँ पहुँच भी गई तो उस शख्स के साथ ज़िंदगी बिताने से अच्छा वो मौत को गले लगाना पसंद करेगी। अपने पास उसने एक कैंची भी छिपा रखी है। जीते जी तो उसकी हो न सकेगी, शायद मर के ही उसकी हो पाए। ऐसे तमाम ख्यालों का तूफान उसके मन में उठने लगा। सभी मजदूर जिंग की बदकिस्मती पर हंसने लगे कि आखिर वो बूढ़ा और रोगी व्यक्ति उसे क्या ही दे पाएगा। धन दौलत से तो उसे ज़रूर जीत ले, पर उसे प्रेम सुख कभी नहीं दे पाएगा। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। भीतर ही भीतर वो और घुटने लगी। उन्हीं मजदूरों में एक शख्स और है जो कि ली के यहाँ मजदूरी नहीं करता। उसे दूसरे गांव से डोली उठाने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि रिवाज के हिसाब से डोली उठाने के लिए एक शख्स की कमी थी। डोली से बाहर उस शख्स को देख जिंग के मन में इच्छाएं फूटने लगी कि पुरुष हो तो ऐसा जवान और फुर्तीला। तभी उसकी डोली एक सकरे रास्ते से होकर गुजरने लगी, जिसके अगल बगल खेत था, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। वो बीचों बीच थे कि तभी झाड़ियों से एक आवाज़ आई कि ठहरो और डोली को नीचे उतार दो। सभी समझ गए कि यहाँ जरूर कोई लुटेरा छिपा है। उन्होंने डर से डोली उतार दी। उसने कहा, जितने भी पैसे हैं सभी नीचे रख दो और दूसरी तरफ मुड़कर बैठ जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। वो शख्स झाड़ियों से बाहर आया, चेहरे को ढक रखा है। उसने डोली का पर्दा उठाया। ऐसी खूबसूरती देख उसका मन पूरी तरह से विचलित हो उठा। उसने जिंग को अपने साथ झाड़ियों में चलने को कहा ताकि वो उसकी आबरू लूट सके। जिंग भी बिना सवाल जवाब किए झाड़ियों की तरफ चल पड़ी। उस बूढ़े शख्स के साथ जीने से तो लाख बेहतर कि आज ये लुटेरा उसकी आबरू लूट ही ले। लेकिन तभी उसी बीहड़ से एक शख्स उठा और उस लुटेरों को पकड़ बहुत मारा। ये वही शख्स है जिसे बाहर से डोली उठाने के लिए बुलाया गया था। उसका नाम झांग है। उसने भी जिंग को पहली दफ़ा देखा और देखता ही रह गया, मानो वो खुली आंख से सपना देख रहा हो, क्योंकि हकीकत में तो इतनी खूबसूरती इस कायनात में मौजूद ही नहीं। पर आज सारे भ्रम चकनाचूर हो गए। जिंग भी उसकी बहादुरी देख उसकी दीवानी सी हो गई। आंखों ही आंखों में काफ़ी बातें हुई, लेकिन इन बातों का क्या फ़ायदा, अब तो वो किसी और की हो चुकी है। तो झैंग ने डोली उठाई और घर तक ले गया। वहाँ एक महिला और एक पुरुष उसे लेने आए। दोनों ही दतोऊ ली के काफ़ी खास हैं, वांग और लुहान। दतोऊ ली जो कि जिंग का पति है। हम देखते हैं झांग का काम खत्म हुआ तो वो वहाँ से जाने लगा। जिंग ने आखिरी बार उसे मुड़कर देखा। रात उसने खुद को ली को छूने भी नहीं दिया। ठीक 3 दिनों बाद ही जिंग के पिता उसे घर वापस ले जाने आए। जैसा कि वहाँ का रिवाज है कि शादी के 3 दिन बाद लड़की को अपने घर लौटकर जाना होता है, लेकिन उसने भी पिता से कह दिया कि अब वो उस घर लौटकर कभी नहीं जाएगी। लेकिन लालची पिता उसे यही समझाता रहा कि वो बड़ा दयालु और अच्छा इंसान है। बिना कुछ कहे ही उसने शादी से पहले उन्हें ये कीमती गधा भेंट कर दिया। ली ने उसके पिता से शायद शिकायत भी की थी कि 3 दिनों तक उसने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया। जिंग ने अपने पिता की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। जाते वक्त वो फिर उसी झाड़ियों वाले रास्ते से गुजरी। इस जगह उसके साथ कई घटनाएं घटी थी। पहली दफ़ा प्रेम भी यही हुआ। वो अपने पिता से काफ़ी आगे निकल गई।
तभी वो नकाब वाला लुटेरा फिर उसके सामने आ गया। उसे देख वो ज़ोर से चिल्लाई। वो शख्स उसे उठाकर ले जाने लगा। वो चिल्लाने लगी और किसी तरह खुद को उससे छुड़वा कर वहाँ से भागी। लेकिन वो थोड़ी दूर ही गई थी कि वो शख्स फिर उसके सामने आ गया। इससे पहले कि जिंग फिर भागती, उसने अपना नकाब उतार दिया। जिंग ने देखा वो शख्स कोई और नहीं, उसकी डोली उठाने वाला मजदूर झांग है, जिसने उसकी जान भी बचाई थी। एक दूसरे को देख दोनों की सांसें एकदम से थम गई। सारा अस्तित्व एकदम से खामोश हो गया। जिंग ने अपनी आंखें बंद कर खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। बरसों की समेटी हुई सारी कामनाएं आज टूटकर बिखर गई। भीतर का तूफान एकदम से शांत हो गया। वहाँ दोनों के बीच एक काम संबंध निर्मित हुआ। अगर समाज के नज़र में ये पाप है, तो ऐसे पाप को वो कई मर्तबा करने को तैयार है। वो अपने पिता के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस सफ़र के दौरान कुछ घट चुका है, जिसका रूपांतरण हमें उसके चेहरे की खुशी देखकर ही पता चल जाता है। शाम ढल चुकी है। जिंग खाना खाने को तैयार नहीं, क्योंकि पिता की एक ही जिद कि तुम ली के पास वापस लौट जाओ, अब ये तुम्हारा घर नहीं। खुद को खुशनसीब मानो जो ऐसे अमीर घर में शादी हुई। आखिर में ली के मरने के बाद सारी संपत्ति तुम्हारी ही होगी। जिंग के बहते आंसू बता रहे थे कि उसके पिता ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। अपनी जिद के आगे उसकी एक न सुनी। काश उसकी माँ जिंदा होती तो उसके दर्द को बेहतर समझ पाती। ली ने रोते हुए गुस्से में खाना उठाकर फेंक दिया। उसने कहा कि वो ज़रूर चली जाएगी, लेकिन दोबारा इस घर में लौटकर कभी नहीं आएगी। वो भूल चुकी कि उसका एक पिता भी हुआ करता था। उसे नहीं चाहिए ऐसा निर्दयी पिता जो अपनी बेटी की कीमत एक गधे से लगाता हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन उसके घमंडी पिता पर उसकी बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ। यहाँ हम देखते हैं, रात सभी मजदूर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ली की मृत्यु हो चुकी है, जिससे जिंग की शादी हुई थी। मजदूरों को लगता है शायद से किसी ने उसकी हत्या की होगी। जिंग अभी तक वहाँ नहीं पहुँची। शायद उसे इस बारे में खबर भी नहीं। कहीं न कहीं भगवान ने उसकी सुन ली थी और उस बूढ़े व्यक्ति से उसे छुटकारा मिला। सभी मजदूर जिंग के चरित्र पर सवाल उठाने लगे कि जरूर उसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि डोली उठाने वाले उस शख्स से उसकी नज़र कई बार टकराई थी। पर लुहान का इस बारे में कुछ भी कहना नहीं। तभी वांग वहाँ आ गई। उसने बताया कि जिंग आ चुकी है और वो घर के बाहर ही ज़मीन पर सो रही है। लुहान उसके पास गया और कोई विधि की जो पति के मरने के बाद किया जाता है। जिंग को उसके मरने का जरा सा भी दुख नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा था और ऊपर से रोगी। सुबह सारे मजदूर घर छोड़ वहाँ से जाने लगे। उन्हें लगता है कि अगर इस स्त्री के भरोसे रहे तो भूखे मरना पड़ेगा। लेकिन जिंग बाहर आई और उसने उन्हें जाने से रोक लिया। उसने कहा कि मैं भी तुम में से एक ही हूँ, एक गरीब परिवार में जन्मी, इसलिए तुम्हारे दुख तकलीफ को बेहतर समझ सकती हूँ। और यहाँ वो उनकी मालकिन नहीं, बल्कि दोस्त बनकर रहना चाहती है। जिंग ने लुहान को पास बुलाया, क्योंकि यहाँ का वो सबसे पुराना और ईमानदार मजदूर है। उसने कहा कि आज हम इस घर को सोरगम वाइन से धोएंगे, ताकि यहाँ की सारी गंदगी साफ हो जाए। मजदूर भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि यहाँ मालिक और नौकर के बीच का सारा भेद खत्म हो चुका था। जिंग ने अपने कमरे को साफ कर उसे बेहतर ढंग से सजा दिया। दूसरे दिन झांग वहाँ आ गया। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। उसने नशे की हालत में कई बातों का खुलासा कर दिया कि वो जिंग के साथ सो चुका है। वो अपने साथ अपना सारा सामान भी ले आया था, क्योंकि अब वो यहाँ जिंग के साथ उसके कमरे में ही रहेगा। ली के मरने के बाद अब वो उसकी हो चुकी है। मजदूरों को उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं। उसकी बातें सुन जिंग ने दरवाज़ा खोला और वो सबके सामने काफ़ी शर्मिंदा भी हुई, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया उसने ही उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। जिंग ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। झांग नशे में बिल्कुल धुत अपना सामान लेकर घर में घुस गया। जिंग ने उसके साथ उसका सामान भी घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन मजदूरों को उसकी बात पर यकीन नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह नशे में था। जिंग को एहसास हुआ कि शायद वो उसे पहचानने में भूल कर बैठी। मजदूरों ने ले जाकर उसे एक लीकर वैट में डाल दिया। तभी वहाँ लुटेरे आ गए और जिंग को अपने साथ उठा ले गए। उन्होंने पैसे की डिमांड की और 3 दिनों बाद पैसे देने पर उन्होंने जिंग को छोड़ा। झांग 3 दिनों से उसी लीकर वैट में पड़ा रहा।
जब वो उठा तो उसने जिंग को देखा, पर अब वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा। खुद को काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा है। जिंग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन तब तक वो जा चुका था। यहाँ जैंग उस लुटेरे के पास आया और पूछा, क्या तुमने उस महिला का रेप किया? लेकिन उस शख्स ने मना कर दिया। उसने बताया कि उस महिला ने कहा था कि वो दतोउ ली के साथ सो चुकी है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो एक रोगी व्यक्ति के साथ सोई थी। यहाँ 3 दिनों तक उसकी गैर मौजूदगी में लुहान ने ही इस घर की देखरेख की। वो अक्सर उसे मालकिन कहकर ही बुलाता, जबकि जिंग उसे अपने बड़े भाई की तरह मानती है। आज उन्होंने मिलकर नए रेड सोरगम से बिल्कुल फ्रेश वाइन तैयार की थी। उन्होंने जिंग को वो वाइन टेस्ट करवाया। आज से पहले उसने वाइन का स्वाद नहीं चखा। उसे वो काफ़ी पसंद आया। तभी वहाँ झैंग आ गया। काफ़ी गुस्से में मालूम पड़ता है। वहाँ उसने उनके सामने ही लीकर वैट में पेशाब कर दिया, लेकिन जिंग वहाँ उसे कुछ कह नहीं पाई। आखिर सभी को वहाँ असलियत पता ही चल गई। झैंग उसे अपने साथ उठाकर घर में ले गया। अब लोगों ने भी उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। लुहान ने आकर जिंग के कमरे का दरवाज़ा ठोका। झैंग ने दरवाज़ा खोला, लेकिन लुहान ने कुछ कहा नहीं और वो उस रात ही घर छोड़कर चला गया। हम देखते हैं 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन लुहान अब तक लौटकर नहीं आया। साल है 1937। तब दूसरे सीनो जापानीज़ वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे चाइना के कई हिस्सों पर जापानीज़ आर्मी ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। जिंग और झांग का एक 9 साल का बेटा भी है। एक दिन जिंग की नज़र दूर गांव के बाहर गई। उसने लुहान को खड़ा देखा। वो आवाज़ देती हुई उसकी तरफ भागी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। वो मिलता तो जिंग उससे ज़रूर पूछती कि आखिर वो इतने सालों तक बिना बताए कहाँ चला गया था। झैंग को भी ये देख उसके लिए काफ़ी दुख होता। कुछ दिनों बाद हमने देखा अब जापानीज़ आर्मी ने उनके गांव पर भी कब्जा कर लिया था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को सोरगम के खेत में इकट्ठा किया। उस गांव के एक कसाई से जानवर की खाल उतरवाई और उसे पकाया। उस जापानीज़ ऑफिसर ने उस कसाई के काम की काफ़ी तारीफ़ की और कहा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक इंसान की भी खाल उतारनी होगी। ये सुन कसाई चौंका। उन्होंने एक शख्स को पकड़ रखा था जो उनके खिलाफ था। कसाई उस शख्स को अच्छे से जानता है। उस कसाई ने ऑफिसर के हाथ पैर जोड़े कि उससे ये नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर उसने इसकी खाल नहीं उतारी तो वो उसे मार देंगे। कसाई हाथ में छुरा लेकर उस शख्स के करीब गया। उस शख्स ने कसाई के कानों में धीरे से कहा कि उसे एक आसान मौत चाहिए। उसका ये एहसान वो मरने के बाद भी नहीं भूल पाएगा। कसाई ने वो छुरा उसके पेट में मार दिया, जिससे वो शख्स वहीं मर गया। लेकिन सोल्जर्स ने कसाई को वहीं गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने वो छुरा दूसरे शख्स को पकड़ा दिया और उसे एक और शख्स की खाल उतारने को कहा। हम देखते हैं जिसे जापानीज़ ने पकड़ रखा है वो कोई और नहीं, लुहान है। ये देख जिंग पूरी तरह से चौंक गई। यहाँ हमें पता चला कि लुहान ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी और वो जापानीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उस शख्स ने धीरे धीरे लुहान के शरीर से उसकी खाल उतार दी, लेकिन वो शख्स पागल हो गया जिसने उसकी खाल उतारने का काम किया। मरे हुए जानवर की खाल उसने बहुत उतारे थे, लेकिन उसके हाथ कभी नहीं कांपे। पर आज उसने जो किया वो सिर्फ वही जान सकता है। रात जिंग ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और कहा कि वो लुहान की मौत का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि कल जब सोल्जर्स की गाड़ी इस सड़क से गुजरेगी तो वो सभी को मौत की नींद सुला देंगे। रात ही उन्होंने सड़क की खुदाई कर उसमें विस्फोटक लगा दिए। अब कल सुबह तक उन्हें यहीं झाड़ियों में छिप सोल्जर्स का इंतज़ार करना होगा। हम देखते हैं सुबह हो गई। वो अब तक सोल्जर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ जिंग सभी के लिए खाना तैयार कर रही है। जैसे ही वो सभी सोल्जर्स को मारकर आएंगे तो उन्हें जोरों की भूख लगी होगी। यहाँ दोपहर हो गई, लेकिन सोल्जर्स की झलक भी नहीं दिखाई दी। हम देखते हैं शाम होने आ गई और उन सभी को जोरों की भूख लगी। यहाँ जिंग सभी के लौटने के इंतज़ार में थी। तभी जिंग का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि वो जंग जीत गए, लेकिन उसने बताया कि सोल्जर्स अभी तक नहीं आए। उसने जिंग को खेतों में सभी के लिए खाना ले जाने को कहा। जिंग और वांग खेतों में खाना लेकर जाने लगे, लेकिन तभी वहाँ सोल्जर्स की गाड़ी आ गई और उन्होंने जिंग को गोलियों से भून दिया। वो वहीं गिर पड़ी। जैंग ने सोल्जर्स की गाड़ी को विस्फोटक से उड़ा दिया। इतनी जोर का धमाका हुआ कि उस जगह सभी लोग मारे गए।
साथ ही सभी मजदूर भी मारे गए। इस जंग में सिर्फ झांग और उसका बेटा बच गया। वो अपनी माँ के लिए रोने लगा, लेकिन झांग किसी लाश सा खड़ा है। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।